सोपोर पुलिस ने केनूसा बांडीपुरा में हालिया आईईडी धमाके के वाकये को हल कर लिया और इरशाद गनाई और वसीम राजा नामी 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी सोपोर शबीर नवाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक मुसन्निका जानकारी मिलने पर सोपोर पुलिस ने वाल्टब सोपोर के करीब एक नाका कायम किया। नाका पार्टी ने 2 अफराद को रुकने को कहा जो मुश्तबा हालात में इलाके में घूम रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और इन अफराद की तलाशी पर उनके एक बैग से 2 रिमोट कंट्रोल आईईडी और डेटोनेटर बरामद हुए। गिरफ्तार हाइब्रिड दहशतगर्दों से मुसलसल पूछगछ पर उन्होंने पिछले महीने 27 अक्टूबर को केनूसा बांडीपुरा में आईईडी धमाके में अपने मुलविस होने का एतराफ किया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। सुबह 10:30 बजे ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सोपोर पुलिस ने वडलब के एरिया में एक सस्पिशियस मूवमेंट देखा जिसका हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन था और हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे एक लड़के को पकड़ा जिसका नाम इरशाद अहमद गनाई सन ऑफ सोनावला गनाई रेजिडेंट ऑफ केनूसा बांडीपुरा का है। उसको पकड़ लिया। इमीडिएटली उसकी पोजीशन से एक बैग मिला जिसमें 2 आईडीज हमने रिकवर की। फर्दर क्वेश्चनिंग के बाद इरशाद ने रिवील किया कि उसके साथ एक और लड़का है जिसका नाम है वसीम, वो भी केनूसा का ही है। और क्वेश्चनिंग के बाद पता चला कि बोथ आर इन्वॉल्वड। जो बांडीपुरा में 27 तारीख को पिछले महीने की 27 को आर्मी की एक गाड़ी पे एक आईडी ब्लास्ट हुआ था। दे आर इन्वॉल्वड इन दैट। तो इमीडिएटली हमने एफआईआर लॉन्च किया। दोनों अरेस्टेड हैं और फर्दर क्वेश्चनिंग एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस इज गोइंग ऑन। पुलिस ने रामबन में भी अलकायदा का एक कारकुन गिरफ्तार किया। अमीरुद्दीन नामी कारकुन का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। पुलिस ने इसके कब्जे से चाइनीज ग्रेनेड भी बरामद किया है। रामबन पुलिस ने इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी बताया है। कोरिया के एम्बेसडर जेंग जेबूक ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात की जिसमें कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पीके पोले के अलावा जम्मू कश्मीर पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ऑफिस बेयरर्स और स्टाफ शामिल रहे। और इस दौरान मौजूदा उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन, मौजूदा सूरत हाल और खिते की तरक्की से मुतल्लिक अमूर पर तबादले ख्याल किया। सयाती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के दौरान कई इंच बर्फ जमा हुई है। अफरवट और कंगडूरी में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी से सयाहों में काफ़ी जोश व खरोश नज़र आ रहा है। सयाहों का कहना है कि वो कई रोज़ से बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार उनकी तमन्ना पूरी हो गई। वहीं सयाह से जुड़े लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है क्योंकि गुलमर्ग में हज़ारों की तादाद में लोग सयाहती शोबे पर ही मुनस्सर हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है ताकि अवाम और सयाहों को राहत नक्ल हमल में मुश्किलात हायल न हो। इंतजामिया ने बर्फबारी के दौरान सड़कों पर चलने को लेकर एहतियात बरतने की भी अपील की है। बहुत अच्छा लगा और हम जिन दिनों में आए उन्हीं दिनों में स्नो हो गई तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारे नवंबर में इतनी जल्दी हमें स्नो देखने को मिलेगी और हम कल आए और आज स्नो हो गई है। हम लोग अभी ऊपर जाके आए, इतनी हैवी स्नोफॉल है, हमने बहुत एंजॉय करा है। स्नो के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है एंड मैं सबको बोलूंगा कि गुलमर्ग जल्दी इज द बेस्ट स्पॉट इफ यू वांट टू रियली, अगर आप स्नो के साथ खेलना देख लीजिए आप, ये तस्वीरें हैं, देखिए कैसे ये बर्फ एक दूसरे पे लगाते हैं, मारते हैं और इस तरह ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड जाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा हमने इधर गुलमर्ग में देख लिया है। हमने सब कुछ यहाँ पर देख लिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सब कुछ यहाँ पर ही है। हमारे लिए अल्लाह मियां का हम इतना शुक्रगुजार हैं कि अर्ली इस साल वो बर्फ होगी नवंबर में जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो जो हमारे यहाँ के टूरिस्ट आए हुए हैं, ये कितने इनके चेहरों पे कितनी खुशी है। जो इनका सपना है वो पूरा हो गया और जब इनका ये सपना पूरा हो जाता है जाहिर सी बात है ये लोग जाएंगे और बाकी लोगों को भेजेंगे और हमारा रोजगार जो आप होगा। तो थैंक यू, शुक्र अल्लाह का कि हम कितना शुक्र करें उतना वो कम पड़ रहा है। लगातार बारिशों की वजह से अनंतनाग के खनबल पहलगाम रोड पर कई मकामात पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लाजिबल और जनरल बस स्टैंड इलाके में शाहराह पर पानी जमा होने की वजह से लोग तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होते हैं।
लोगों का कहना है कि नाक़िस ड्रेनेज निज़ाम की वजह से मामूली सी बारिशों के नतीजे में इस तरह की सूरत-हाल पैदा होती है। उधर शांगस के अनू इलाके में भी लोगों को मुश्किलात दरपेश है। लोगों का कहना है कि कई मकामात पर प्रोटेक्शन बांध न होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो जाता है। जनूबी कश्मीर के मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में सर्दी में काफ़ी शिद्दत पैदा हो गई है और इस हवाले से हम इस वक्त जो है KP रोड अनंतनाग में मौजूद है और सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त दरपेश है वो जो टाउन है वो सबमर्ज हो जाता है। लोगों का कहना है कि मामूली सी बारिश होती है तो टाउन के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं, ज़हर आब आ जाते हैं और इस वक्त हम लर्जबल में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ के ड्रेनेज निज़ाम की क्या सूरत हाल है और ये यहाँ का मेन होल एक है जो KP रोड पर है और आप देख सकते हैं एक तो ये जो पेडिस्ट्रियंस है जो राहगीर होते हैं उनके लिए ख़तरा इससे लाहक पैदा हो गया और दूसरी जानिब जो ब्लॉकेड होता है ड्रेन्स का उसकी वजह से जो ये पूरा रोड है वो सबमर्ज हो जाता है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये खनबल पहलगाम रोड है जो सिक्योरिटी के एतबार से भी काफ़ी सेंसिटिव है और जो गाड़ियों का काफ़ी गुजर रहता है, काफ़ी रश रहता है इस रोड पर। हमारी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा भी बारिश पड़ती है तो ब्लॉक होता है सब। मेरा दुकान है उधर, हम काम नहीं कर सकते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम फेल है। ये सरनल बाला से आकर इधर से पानी आता है तो थोड़ा सा पानी तो ब्लॉक हो जाता है। अब रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसको क्या करना है कर दे, लेकिन हम प्रॉब्लम में हैं। फ़ायदा नहीं फ़ायदा यही कि गई सहलाब मेहरबानी कर गवर्नमेंट इस्ता कर तो ये तो योर या ट्रैप दिन बोन बच्चे कॉलेज मज या प्रॉब्लम सॉल्व तो गई प्रॉब्लम सॉल्व कहीं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये मामूली सी बारिश होती है तो उसके बाद ये पैदा हो जाती है और इन लोगों का यही कहना है कि जो अनंतनाग का ड्रेनेज सिस्टम है वो नाक़िस है, वो टोटल फेल है। हालांकि सरकार ने कई बार कोशिशें की है, म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने कई बार कोशिशें की है कि इस ड्रेनेज निज़ाम में सुधार लाया जाए, लेकिन फ़िलहाल ज़मीनी सतह पर जब देखा जाता है तो ये ड्रेनेज सिस्टम नाक़िस ही रहता है। न्यूज़ 18 के लिए KP रोड अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। सरहदी इलाके गुरेज में कल शाम से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से इस सरहदी खित्ते में अगरचे मामलात ज़िंदगी में खलल पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं बच्चे। कुंजलवन के एक सरकारी स्कूल का दिलफरेब मंजर आप देख सकते हैं कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे बर्फबारी में भी स्कूल जा रहे हैं। वहीं शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले के बालाई इलाकों में 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मकामात से मुनक़ता हो गया है। आज दूसरे रोज कुपवारा के मैदानी इलाकों के पहाड़ियों पर भी इस साल की पहली बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से कुपवारा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से गांव देहात तक सरहद की शदीद लहर है। सर्दी की शदीद लहर है। इस दौरान बीकन हुकाम ने सड़कों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगा दिया है। उधर मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने आज बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने करनाल कुपवाड़ा शाहराह को बहाल करने के लिए बीकन हुकाम की जानिब से मशीनों के जरिए बर्फ हटाने के काम की निगरानी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बर्फबारी से निपटने के लिए तमाम मुलाजमीन और मशीनरी को अलर्ट किया गया है। तमाम सरहदी इलाकों के सड़क राब्तों को बहाल किया जा रहा है और बर्फ हटाने की मशीनों को तीनों सड़क राब्तों पर काम पर लगाया जा रहा है। और इस मौके पर उनके हमरा बीकन और दीगर सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद रहे। टॉप है, फरकिया गली है और जेड गली है। यहाँ पे बर्फ़ की मात्रा तकरीबन 1 फीट से लेके 1.5 फीट तक भी कहीं पे एकोमोडेशन हुआ है, 2 फीट का भी एकोमोडेशन हुआ है। तो आज मैंने स्नो क्लियरेंस वर्क्स का यहाँ पे रिव्यू लिया और स्नो क्लियरेंस वर्क्स जो है वो चल रहे हैं। बीकन की तरफ से रास्ता खोलने का टोटल काम जो चल रहा है और विद इन आवर्स जो है वो रास्ता थ्रू हो जाएगा और कोशिश की जाएगी प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि लोगों को किसी भी मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़े। श्रीनगर में मुनक्किदा खेलो इंडिया खवातीन वुशु लीग आज इख्तिताम पजीर हुई। जम्मू कश्मीर यूटी के खिलाड़ियों ने इस लीग के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों में यूटी के खिलाड़ियों ने 17 से ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। पेश है परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट।
کھیل کے میدان میں اپنے مخالفین کو پنچ اور ککس مار کر پست کرتی ہوئی یہ جموں کشمیر کی لڑکیاں ہیں۔ ان کھلاڑیوں نے کھیلو انڈیا خواتین کی ووشو لیگ 2022 میں 17 سونے کے تمغے جیت کر ایک بار پھر پورے یوٹی کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ شیر کشمیر انڈور سپورٹس کمپلیکس سری نگر میں منعقدہ ٹورنامنٹ میں پچھلے 3 دنوں میں 8 سے زیادہ ریاستوں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ لیگ کا اختتام آج جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کرنے کے ساتھ کیا۔ جموں کشمیر یوٹی اس لیگ میں سب سے اونچے پائیدان پر ہے، جبکہ ہریانہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس موقع پر دروناچاریہ ایوارڈ یافتہ اور ووشو کوچ کلدیپ ہنڈو نے اس بڑی جیت کو مقامی کھلاڑیوں کی محنت اور لگن کا نتیجہ قرار دیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ لڑکیاں تو گولڈ ہی ہے، ان کو آپ جتنا آپ سونے سے سجائیں گے اتنا وہ ان میں کیپیبلٹی ہے، وہ اپنے ہنر کو آزمانے کے لیے کب سے بےتاب تھی اور اب میدان ملا ہے، اب وہ کام کر رہی ہے اور میڈل لے رہی ہے۔ سونا ہو، چاندی ہو یا آپ برونز کی بات کرتے ہیں، تو وہ ساری لڑکیاں جو کھیل کے میدان میں اپنا لوہا منوا رہی ہے اور سونا جیت رہی ہے۔ کھیلو انڈیا وومنس لیگ چل رہا تھا، اس میں آلموسٹ 8 اسٹیٹس نے پارٹیسپیٹ کیا، مور دین 700 گرلز نے اسے پارٹیسپیٹ کیا اور JNK کی پارٹیسپیشن زیادہ نمبر تھا، اسپیشلی کشمیر سے۔ تو لڑکیوں کی پرفارمنس بہت اچھی رہی سر، اس میں ہمارے جو ابھی کمپائل رزلٹ ہو رہا ہے، بٹ ٹل ڈیٹ 17 گولڈز JNK کے آگے ہیں، تو بہت اچھا پرفارمنس رہی ہے۔ اور یہی لڑکیاں جو اب سلیکٹ ہو جائیں گی نیشنل لیگ کے لیے، جہاں پر ان کو 40 لاکھ کا کیش پرائز بھی مل جائے گا ڈفرنٹ ویٹ کیٹیگریز میں، کیونکہ جو ہمارے آن روڈ پرائم منسٹر صاحب کا ایک لکشیہ ہے کہ 2028 میں انڈین جو میرٹ لسٹ میں بیسٹ 10 میں اولمپکس میں آنا چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وومن کا جو اسٹارٹ کیا ہے ایک بڑا بوسٹ ہے وومن کے لیے، اور اگر ایسی پرفارمنس چلتی رہی لڑکیوں کی تو یہ جو ان کا جو آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا جو موٹیو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ گولڈ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں بین الاقوامی ووشو چیمپئن سعدیہ طارق نے ہریانہ سے تعلق رکھنے والی اپنی حریف کو کانٹے کا مقابلہ دیا اور سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ گولڈ میڈل جیتنے والے دیگر کھلاڑیوں میں منزہ قاضی، بہجت امین، طلحہ شاہ، ہانیہ اور علیزہ شامل ہیں، جبکہ زرق، صالحہ اور ثنا نے سلور میڈل حاصل کیا۔ اس موقع پر نیوز 18 JKLH ٹیم کو کھیلو انڈیا ووشو لیگ کی شاندار کوریج کے لیے بھی نوازا گیا۔ تو بہت اچھا لگا، میرے جو بھی پارٹیسپینٹ تھے جو بھی میرے ساتھ آئے تھے، تو ہم سب نے گولڈ لے لیا، اور کچھ کا سلور ہے اور کچھ کا گولڈ ہے۔ لڑکیوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ایون دو یہاں پہ اسکول کے بچوں کو بھی یہاں ان کو ایک اسٹیپ ملا آؤٹ شائن کرنے کا، اپنے پیرنٹس کو اور پورے اسٹیٹ کو دکھانے کا کہ نہیں، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے آگے چل کے ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ بھی شائن کرے گی اور وہ لڑکوں سے کم نہیں ہیں۔ اور جو بھی باقی اسٹیٹس تھی کمپٹیشن بہت اچھا تھا، سب نے پارٹیسپیٹ کیا، سب نے اپنا بیسٹ دیا، بٹ ہمارے یہاں بہت گولڈ اور سلور بھی آئے اور برونز بھی آئے۔ تو انشاءاللہ جو ہماری نیشنل لیگ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے سب گولڈ اپنی اسٹیٹ کے آئے۔ دیکھیے اسپورٹ میں بہت ساری لڑکیاں آ رہی ہے، سب کی لائف چینج ہو رہی ہے، اس میں ہر کوئی لڑکی کشمیر سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی جو ہمارے یہاں پہ وومنس لیگ ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی بہت آگے بچے بڑھ رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں کھیل کی سرگرمیاں لگاتار جاری ہے۔ یہ بتانا مناسب ہے کہ وادی میں کھیلوں کے فروغ پر سرکار کی جانب سے زور دیا جا رہا ہے۔ رواں سال کے آخر تک 34 لاکھ سے زائد نوجوانوں کے مختلف کھیلوں میں حصہ لینے کی امید ہے۔ نیوز 18 کے لیے پرویز بٹ کی رپورٹ۔ ایک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ شولی پورہ بڈگام اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ان دنوں تیندوے کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ لوگوں میں کافی خوف کا ماحول ہے۔ کچھ روز قبل علاقے میں تیندوے نے ایک 9ویں جماعت کے طالب علم پر حملہ کر دیا، تاہم یہ لڑکا خوش قسمتی سے بچ گیا۔ لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کے مسائل کی جانب توجہ دیا جائے۔ سے اپیل کرتے ہیں کہ آج 2-4 سال سے یہاں یہ تیندوے گھوم رہے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی، کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ آج اس کو 5-6 راتیں ہو گئی روز آنے کی۔ ہمارا جو محلہ ہے ادھر اوپر پڑتا ہے، گاؤں سے ہم باہر چلے گئے ہیں بسنے کے لیے، ہمیں کوئی انتظام ہی نہیں یہاں۔ ہمارے پاس اتنا ڈر لگتا ہے کہ کہنے کی بات نہیں، اور ہم گزارش کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے
कि कुछ न कुछ जल्द ही इसके लिए कुछ रद्द-ए-अमल करें। पीर पंजाल तंजीम ने जम्मू में एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के दौरान केपी कम्युनिटी का मजहबी कैलेंडर जारी किया गया। रिलीफ कमिश्नर के सुधा, J&K बीजेपी के नायब सदर युद्धवीर सेठी और स्वामी कुमार जी ने मुश्तरका तौर पर सालाना कैलेंडर को रिलीज किया। ये कैलेंडर अवतार ज्योतिषी ने अपनी आंझानी बीवी कृष्णा ज्योतिष की याद में तैयार किया है। के सुधा ने मजहबी कैलेंडर की तैयारी के लिए मुंतजमीन की सताइश की। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों की 5000 साल से ज्यादा की तारीखी तहजीब है। उन्होंने पंडित बरादरी के नौजवानों से भी कहा कि वो धर्म की पैरवी करें और अपनी मादरे वतन की बेहतरी के लिए कर्मा करते रहें। हमने इनिशिएटिव लिया है मार्टन टेम्पल के ऊपर है, क्योंकि मार्टन टेम्पल इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्कियोलॉजिकल मैप पर भी आ रहा है और मार्टन टेम्पल हमारी विरासत है। ये पूरी संसार को देने वाली एक सृष्टि है जो वहाँ से उभरी है। तो इस साल इसीलिए हमने मार्टन टेम्पल को फोकस करके इस साल के कैलेंडर को रिलीज़ किया है। हमारा मकसद है कि लोग अपने कल्चर के साथ, अपनी सिविलाइजेशन के साथ, जो हमारी 5000 से भी ज़्यादा साल सिविलाइजेशन है, उनके साथ जुड़े रहें। और जो ये हमारे शक्ति स्थल होते हैं और जो ये चिन्ह हैं कश्मीर के, इनकी महिमा हज़ारों साल पहले की है। और जब लोग इस महिमा का गुणगान करेंगे और इसके साथ जुड़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे, तो उनको सीधे पता चलेगा कि हमारी विरासत क्या है और हमारे जो रिलीजन है इसका इनिशिएटिव क्या है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा में एक अदबी तकरीब मुनक्किद किया गया। तकरीब के दौरान मारूफ शायर गुलाम नबी जाहिद के शेरी मजमूए जुलाना की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब का इनकाद लिटरेरी फोरम बांडीपुरा ने काफ़ी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम के इशराक से किया। शहबाज हागबारी, अब्दुल खालिक शम्स, मीर दाची गामी और स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद रफ़ीक परे ऐवान सदारत में मौजूद रहे। तकरीब के दौरान 2 मकाले भी पढ़े गए और दूसरी नशिस्त में एक महफिल मुशायरा भी मुनक्किद किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने अदबी सरगर्मियों के लिए लिटरेरी फोरम और कॉफ़ी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम के रोल को काफ़ी सराहा। रखता है आज का जो ये दिन है, इसमें जो हमारे नए शायर हैं, जो अभी बडिंग राइटर्स हैं, जो जब वो आज यहाँ पे मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, जो हमारे बुजुर्ग शोरा किराम हैं, तो उनके लिए एक नई एक्सपीरियंस है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे और हम अदब के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे। एक्चुअली गुलाम नबी जाहिद साहब एक मुहक्किक शायर और अदीब होने के साथ साथ एक रज़ाकार भी हैं। 1972 में जब प्रोफेसर रशीद नाज़की साहब ने लिटरेरी फोरम का क़याम अमल में लाया, तब से बराबर गुलाम नबी जाहिद साहब लिटरेरी फोरम के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। और इस तंजीम के साथ पिछले 50 सालों में जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं बांडीपुरा के, वो इसके साथ मिलते गए और अपनी खदमात अंजाम देते गए। और जो 2 तंजीमें हैं, ये काफ़ी और कलाम और लिटरेरी फोरम, ये बहुत मुतहरिक है अदबी तौर पर। और मैं ज़ाती तौर पर बहुत खुश हूँ कि इनकी वजह से न सिर्फ बांडीपुर में अदबी तकरीबात मुनक़्क़द हो रही हैं, बल्कि बाहर भी उर्दू वाले इलाकों में या कश्मीरी वाले इलाकों में इनकी जानिब से, इनकी वजह से बहुत अच्छी अदबी ये फंक्शंस मुनक़्क़द हो रहे हैं। और खुसूसन इसमें ये भी बात मैंने कहना चाहूँगा कि नौजवान हैं इस तंजीम में, काफ़ी और कलाम में, और बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं लिटरेरी फोरम के साथ वाबस्ता। ये नौजवानों और बुज़ुर्गों का जो मिलाप हो रहा है अदब की दुनिया में, फ़न की दुनिया में, ये बहुत खुशाइंद। कुलगाम में वाक़ई ज़ियारत हज़रत मीर मोहम्मद हुसैन सिमनानी का उर्स मनाया गया। इस मौके पर आस्तान आलिया में रात भर दरूद व अज़कार की महफ़िलें आरास्ता की गई। आस्तान आलिया पर आज सुबह से ही अक़ीदतमंदों का हुजूम देखा गया। उलमा ने वली कामिल की स्वान हयात पर रोशनी डाली, जबकि कश्मीर और सारे आलम के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। रात भर यहाँ पर शब खानी और वाज़ तबलीग की महफिल आरास्ता हुई और उलमाए किराम आए थे और बयानात से लोगों को रोशनास फरमाया। और बाद नमाज फ़जर यहाँ पर तबर्रुकात की निशानदही भी कराई गई
اور اس وقت بعد نماز ظہر بھی تبرکات کی نشاندہی کرائی گئی. یہ بہت بلند پائے کے ولی کامل ہے حضرت میر سید محمد حسین سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ہم ان کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک تو اسلام سے بھی سرفراز فرمایا اور تمدن اور اخلاق اور ثقافت اور دستکاری سے بھی ہمیں روشناس فرمایا. اور عالم اسلام کے لیے ہماری اس کشمیر کے لیے دعا کی گئی، امن و امان کے لیے، سلامتی کے لیے، خوشی کے لیے، خوشحالی کے لیے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آستان عالیہ دستگیر صاحب خانیار میں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر تقریب منعقد کی گئی. وادی کے مختلف علاقوں سے عقیدت مند اور زائرین نے شرکت کی. شب بیداری، درود و شریف اور اذکار کے ساتھ نعت اور منقبت خوانی کی دستگیر صاحب پر حاضری دی. محفلیں منعقد کی گئی. موئے مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا گیا. زائرین کے لیے وقف بورڈ کی جانب سے انتظامات کیے گئے. وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے دستگیر صاحب پر کا دورہ کیا اور موئے مبارک کی بھی زیارت کی. ان کا کہنا ہے کہ وقف بورڈ کے تمام اہلکار اور سرکاری عملہ زائرین کی خدمت کے لیے حاضر ہے. عرس کے دوران زائرین کو کسی بھی قسم کی مشکلات سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا. کشمیر میں آستانوں کی بہت اہمیت ہے. یہاں اس کو پرور کہتے ہیں کشمیر میں. یہاں ہر جگہ زیارت شریف ہیں اور آج پیر دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منایا جا رہا ہے. یہاں 11 دن لگتے ہیں. آج اس کا عرس شریف ہے. کل شب خوانی تھی، برابر پورے رات شب خوانی تھی، تو آج عرس شریف منایا جا رہا ہے. پورے عقیدت احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور ریاستی وقف بورڈ نے بھی یہاں خاص انتظام کر رکھا ہے لوگوں کے لیے، زائرین کے لیے. تو لوگ یہاں موئی مقدس غوث الاعظم سے فیضاب ہوتے ہیں، اس کا دیدار کرتے ہیں. پچھلے 10 دن سے خدمات و موزمات کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، آج اس کا کلمنیشن ہے. آج 11th ہے. غوث پاک کی جو آج بڑا دن جو اس کو بولتے ہیں، آج وہی ہے. ان ریچیبل پلیسز سے لوگ آتے رہتے ہیں. شب خوانی یہاں پہ تھی. ڈسپائٹ دا ویدر، مشکل حالات میں ہم لوگ آئے، بہت دور سے آئے، گاؤں سے، اور لوگوں کا آپ کانٹا دیکھ ہی رہے ہیں. زائرینوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. ہمارے سارے ملازم لگے ہوئے ہیں 24/7 اور میونسپلٹی، ساری ایڈمنسٹریشن، فائر سروسز، میڈیکل سروسز، ساری ہمارے پولیس پرشاسن، سبوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے، خاص کر وقف کے ملازموں کو جو یہاں پہ 24/7 ابھی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. کہ میرے پیر دستگیر صاحب کا عرس ہے تو درخشاں اندرابی باہر کیسے رہ سکتی ہے. یہاں پہ آنا ہمارا فرض ہے اور انہی کی رحمتوں کی وجہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں اور اپنے پیر دستگیر کی وصالت ہے. تو انشاءاللہ الرحمن اس کشمیر پہ بھی رحم انشاءاللہ ہو جائے گا. نارن ناگ نامی قدیم ٹیمپل کمپلیکس اپنے اندر کشمیر کی بھرپور تاریخ کو سمیٹے ہوئے ہے. اس لیے قدیم ٹیمپل کمپلیکس کو پلگرم ٹورزم کے نقشے پر لانے کی ضرورت ہے، جس سے نہ صرف معیشت اچھی ہوگی بلکہ کشمیر کی روایت، ثقافت اور قدیم تاریخ کو بھی زندہ رکھنے میں مدد ملے گی. جاوید بھٹ کی خاص رپورٹ. ضلع گاندربل میں قدیم ناران ناگ مندر کمپلیکس جو بٹیشور اور جیتیشور نام سے مشہور ہیں، کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. اپنے اندر کشمیر کی پوری تاریخ سموئے ہوئے ہیں. مندر جیتیشور لارڈ شیوا کے لیے وقف ہے. اس کے آس پاس ذیلی مندر ہیں. مورخین کے مطابق اگرچہ یہ مندر 7ویں صدی سے پہلے موجود تھا، لیکن کشمیر کے سب سے مشہور اور طاقتور حکمرانوں میں سے ایک کور کوٹا خاندان کے بادشاہ للت آدتیہ مکتاپیڑا نے ان مندروں کے احاطے کو تیار کرنے کے لیے بڑی رقم عطیہ کی اور شیو جشتھیشا کے لیے وقف ایک مندر تعمیر کیا. 8ویں صدی میں بادشاہ اونتی ورمن نے بھگوان بٹیشور کی مورتی کو غسل دینے کے لیے اس مقام پر چاندی کی نالی کے ساتھ ایک پتھر کا پیڈسٹل بنایا تھا. مندر کے احاطے میں داخل ہوتے وقت مغربی گروپ کے 6 مندروں کا ایک گروپ ہے. ایسٹرن کمپلیکس مندروں کا دوسرا گروپ ہے جو پتھر کی ایک بڑی دیوار کے اندر بند ہے. اس کمپلیکس کے یہ 6 مندر مکمل طور پر کھنڈر ہو چکے ہیں. ناران ناگ کا جو اولڈ نیم ہے وہ بھوتیشور اینڈ جیشٹیشور ٹیمپل، یہ 2 کمپلیکسز ہیں. یہ کوئی 7th سینچری میں بنے ہوئے ہیں اور یہ
पहले से ही बने हैं, लेकिन ललितादित्य जो मुक्तपीड़ा था, जो कश्मीर का, जिसको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर कहा जाता था, तो इसने इस कम्प्लेक्स को और एक्सपेंड किया और 2 कम्प्लेक्सेस बने। एक तो ये जो ऊपर वाला कम्प्लेक्स उसको भूतेश्वर कहते हैं, भूतेश्वर ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्सेस। नीचे वाला जो कम्प्लेक्स है वो ज्येष्ठेश्वर ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इस तमाम सिचुएशन में एक टाइम ये मठ था, नीचे वाला आप जो आप देख रहे हो ये मठ था एक टाइम का, और यहाँ पे नागार्जुन जैसे पठित जो प्रीस्ट होते थे, जो एक सेज होते थे, वो तक रहे हैं। तो इसमें जो ये नारायण नाग का जो बाउल है, जैसे ये वाला भूतेश्वर क्षेत्र हो गया, फिर नंदकेश्वर क्षेत्र हो गया, फिर ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र हो गया, ये इसको हरमुख जो है, जिसको हम कैलाश ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। अगरचे मंदिर कॉम्प्लेक्स अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत है और चारों तरफ से एक दीवार से घिरा हुआ है, लेकिन इसे पिलग्रिम टूरिज्म के नक्शे पर लाने और मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। इससे न सिर्फ कश्मीर की कदीम तारीख को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि इलाके की मईशत भी बेहतर होगी। इस क्षेत्र को एज ए पिलग्रिम टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए, उसमें ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पॉट प्रूव हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, चाहे वो LG साहब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो, इसको एक नए एक इकोनॉमिकल आस्पेक्ट से, एक रिलीजियस आस्पेक्ट से, एक पिलग्रिम आस्पेक्ट से इसको देखना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए। देखिए हालत कैसी है, इन पे आपने डेवलप किया, इनमें लाइट्स लगाई होती, इसमें वापस एक तरीके से आपने ये जो काम कर रहे हो इसको फिनिश करके एक अल्टरनेटिव रोड निकाल के इसको सेपरेट करके इस एंटिटी को रिवाइव करने की ज़रूरत है, इसको एक नया रूप देने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ करने के बाद में मुझे लगता है कि ये एक नया टूरिज़्म डेस्टिनेशन, पिलग्रिम टूरिज़्म डेस्टिनेशन प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अगर लोग आते हैं तो लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं और ये लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकता है। उम्मीद है कि इंतज़ामिया इस तारीखी यादगार को महफूज रखने के लिए तेज़ी से काम करेगी और इसे पिलग्रिमेज टूरिज्म के नक्शे पर लाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। के बाद आपका खैर मकदम है। सयाहती मकाम दुधपथरी को ऑल सीजन खुला रखने के लिए बडगाम इंतजामिया इक़दाम कर रही है। कुछ बरस कबल मुजपथरी से दुधपथरी तक सड़क की तामीर का काम शुरू किया गया था, लेकिन नामालूम वजूहात के बिना पर काम को रोक दिया गया है। लोगों ने सड़क की तामीर के काम में सरफ होने वाले फंड्स को दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किए जाने का इल्ज़ाम लगाया है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों और सयाहों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पेश है आबिद हुसैन की रिपोर्ट। खूबसूरत वादी से गुजर रही सड़क खस्ता हाली की शिकार है। ये सड़क दरअसल मुजपथरी से होते हुए सयाहती मकाम दूधपथरी की ओर जा रही है। राब्ता सड़कों को बनाने का मकसद दूधपथरी को सयाहों और मकामी लोगों के लिए हर मौसम में खुला रखना है, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस अहम राब्ता सड़क की तामीर का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ वादों और दावों तक महदूद है, लेकिन जमीनी सतह पर आवाम को कोई सहूलत मैसर नहीं है। अगर यहाँ टूरिस्ट आते थे तो सब हमारा रोजगार का मसला है, रोजगार हमें चलेगा इस टूरिस्ट से। 2 साल से बंद है, इसको रोड़ी भी उठा लिए, इसको कोई काम नहीं चल रहा। मार्च एमरजेंसी मसले दूर कड़न खुदा बगैर नजर ही दिवान वो बोलते हैं इसको क्या बात है, जो ठीक क्यों नहीं करते हैं, बोलते हैं हमको पैसे नहीं है। इसका जुल्म आज गसान जुल्म ये मशहूर रोड कुछ शीन पे शीन 7-8 फुट पे योड़। लोगों का इल्जाम है कि तामीराती फंड्स को दूसरे कामों में इस्तेमाल में लाया गया है, जिसकी वजह से सड़क की तामीर का काम अरसे दराज से बंद पड़ा है। एनसी लीडर सैफुद्दीन बट का कहना है कि बड़ी मुश्किल और मेहनत से सड़क की तामीर का काम किया गया, मगर इंतजामिया लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। इनका कहना है कि अगर किसी भी अफसर ने इन फंड्स को डाइवर्ट किया है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इन्होंने इंतजामिया को झूठ का पुलिंदा करार दिया। डिपार्टमेंट की कोताही की वजह से जो इसके जो पैसे थे वो डाइवर्ट किए गए हैं दूसरे प्रोजेक्टों में। वो जो प्रोजेक्ट है आज तक हम उनके पीछे लगे हुए हैं, हमने RTI भी किया, हमने बाकी जगहों पे भी देखा, बट उसमें हमें कोई क्लैरिफिकेशन आवाम को नहीं मिल रही है। मुजपथरी सोचरपथरी ये नाले सीनरी है और बहुत कुशादा रोड है और नज़दीक है,
इस पर मुझे 3 साल लग गए, MLC में 1.5 साल था, उसी टाइम में निकाला था। तो फंड्स भी लाए थे, वो फंड्स इन्होंने डाइवर्फाई किए, किस अफसर ने डाइवर्फाई किए, गवर्नमेंट इतना तक नहीं देखती है। क्या करेगी गवर्नमेंट लोगों, कश्मीरी बेचारों को और इन बैकवर्ड लोगों को गुमराह कर रही है। R&B डिपार्टमेंट बडगाम के मुताबिक इस मामले की एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन की गई है और रिपोर्ट सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस सड़क पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा। सरकार को उस बारे में लिखा है, जो उसमें डिफ़िकल्टीज़ है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश चल रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास उसका सारा रिपोर्ट दिया हुआ है। जैसे वहाँ से हमें क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी तो उस रोड को भी हम दुधपथरी के लिए एक अल्टरनेट कनेक्ट रोड हम दे रहे हैं इंशाल्लाह। इनका कहना है कि अब बर्फबारी होगी, उसके बाद यहाँ पर जो ये इलाका है काफ़ी बर्फबारी होती है तो ये रास्ता बंद ही हो जाता है। अगर इस रास्ते पर मैगडम डाला जाए, अगर इस रास्ते को मैगडमाइज किया जाए तो ये रास्ता खुला रह सकता है और इन लोगों को मुश्किलात जो दरपेश है उनका अजाला होगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजपथरी बडगाम से मैं आबिद हुसैन। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में पार्टी के जिला सदर नज़ीर अहमद लो ने वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें ताकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार तश्कील दे सके। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस पार्टी से अलहदा होने के बाद ये कांग्रेस पार्टी का पहला एक रोज़ा कन्वेंशन था। इस कन्वेंशन में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर दर्जनों वर्करों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मीटिंग की कि हम कांग्रेस को कैसे आगे लेंगे, इसको कैसे मजबूत बनाएंगे। हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि इनको हम कैसे एकोमोडेट करेंगे हर सतह पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि हमारा संगठन मजबूत हो रहा है दिन ब दिन। जो वर्कर्स मीट हुआ कुपवाड़ा में, गुलाम नबी आज़ाद साहब आया तो 25 लोग मिले हैं यहाँ पे, TRC में 25-30 लोग। मैं छोटा सा सिपाही हूँ, आपके सामने कितने लोग आए हैं। जिला सदर बारामुल्ला फयाज अहमद मीर की सदारत में कांग्रेस दफ्तर बारामुल्ला में कोर कांग्रेस कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कांग्रेस के सीनियर लीडरान मीर इकबाल, गुलाम अहमद रेशी, रियाज अहमद, एडवोकेट जुबैर, तनवीर गुल ने शिरकत की। जिला सदर मीर फयाज और सीनियर रहनुमा मीर इकबाल ने कारकुनों को हिदायत दी कि वो पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करे। पार्टी को हम कैसे मजबूत करेंगे, और कुछ बातें यहाँ पे हुई कि पार्टी ग्राउंड लेवल पे कैसे मजबूत होगी, और कुछ हमारे एक्सटेंडर MLC बने हैं वो पार्टी को नुकसान करना चाहते हैं। इसलिए हमने मेमोरेंडम बनाया पार्टी हाईकमांड को, जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जो रियासती सदर हैं वकार सुलवानी साहब, उनको भी हम मेमोरेंडम देंगे। मेंढर में आज बीजेपी के कारकुनान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी लीडर सिकंदर खान ने कहा कि हम बीजेपी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पहाड़ी तबके के लोगों को ST के जुमरे में शामिल किया। इससे पहले किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया और हमारा वोट लेती रही। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर, जिन्होंने हम पहाड़ियों को ST शेड्यूल में शामिल करके हमारा दिल जीत लिया और हमारा वो काम किया जो 70 साल में कोई नहीं कर सका। वादी कश्मीर के नौजवानों की ये शख्सियत रही है कि वो बेहद हुनरमंद होते हैं और उनमें कामयाबी हासिल करने की एक चाहत होती है। यहाँ के नौजवानों बेशुमार शोबों में कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपना बल्कि वादी कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। वादी की ख्वातीन भी मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल करके कंवल की तरह खिल रही हैं। अब वादी की ख्वातीन अपने लिए मखसूस पेशा इख्तियार नहीं करती बल्कि दीगर प्रोफेशंस भी इख्तियार करती हैं। देखिए श्रीनगर की इरम यूसुफ के ख्वाबों को पूरा करने की एक पहल। ये रिपोर्ट। अक्सर ख्वातीन पर तनकीद करके उन्हें यही कहा जाता रहा है कि वो सिर्फ घरेलू कामकाज करने के लिए ही बनी है। श्रीनगर की रहने वाली इरम यूसुफ ने इस तंज को खूबसूरत अंदाज में किचन को ही अपना पेशा बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या नहीं कर सकती। इरम कश्मीर की पहली खातून हॉट किचन शेफ बनी।
ایز اے شوق میں نے کیا تھا, پروفیشن نہیں پتہ تھا ایسا پروفیشن بن جائے گا میرا, اور اتنی جلدی نہیں سوچا تھا میں نے کہ میں سکسیس مل جائے گی مجھے اس فیلڈ میں اتنی جلدی. یہاں آ گئی تو لوگوں کے چہرے پہ اسمائل آ گئی, مطلب شیف نے انسپائر کیا. جب آپ کے استاد آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, آپ کو بول رہے ہیں کہ اچھا ہو رہا ہے, تو انسپائر تو انسان ہو ہی جاتا ہے پھر اس سے. ارم ابتدا سے ہی گھر پر کھانا بنایا کرتی تھی اور اکثر گھر میں کھلے دل سے ہمہ اقسام کے پکوان کے ذریعے مہمانوں کی خاطر تواضع کیا کرتی تھی. IHM سے شیف کے کورس کے دوران ٹیچرز نے لگاتار ارم کی خوب حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے اپنی قابلیت اور لگن سے چند مہینوں میں ہی اس پیشے میں اپنا لوہا منوا لیا. یہاں آئی حسین شیف سے بات ہو گئی تو ان نے بھی بہت موٹیویٹ کیا, بولا آپ اچھے سے کر رہے ہو, کیونکہ میں لڑکوں کے مقابلے یہاں پہ کام کر رہی تھی. تو ایک ایز اے گرل میرے لیے بہت اچھا تھا کہ مجھے لڑکوں سے زیادہ بول رہے تھے کہ آپ بہت محنتی ہو, آپ وہ کر رہی ہو, یہ کر رہی ہو. اچھا لگ رہا تھا. پھر ارم کا ماننا ہے کہ وہ بچپن سے ہی شیف کا کوئی کورس کرنا چاہتی تھی, لیکن لڑکیوں پر لگائی گئی سماجی پابندیوں سے ان کے گھر والوں نے صحیح وقت پر اس فیلڈ میں آگے بڑھنے میں ان کا ساتھ نہیں دیا. لیکن پھر ان کی والدہ نے باقاعدہ ارم کو اس فیلڈ میں دیر سے ہی صحیح لیکن کورس کرنے سے لے کر جاب کرنے تک اپنی لاڈلی کی بھرپور حمایت کی, اپنی بیٹی کا حوصلہ بڑھایا, اور ارم اس سب کے لیے اپنی والدہ اور کابو فیملی کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہیں. بہت پہلے کہا تھا میں ہوٹل مینجمنٹ کروں گی, تب بھی بولا تھا نہیں ایسے لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں رہتا, کیونکہ ابھی کشمیر میں بہت وہ مینٹلٹی نہیں ہے کہ بولیں گے ہاں کر سکتی ہے. تو پھر تب تو بہت ہو گیا تھا. پھر شارٹ ٹرم کورسز نکلے تھے, پھر IHM گئی زیادہ, پھر تبھی ہو گیا تھا. میں بول رہی تھی میرا کریئر پھر 5 سال پہلے ہی اسٹارٹ ہوتا اگر میں نے تب کیا ہوتا. تو ماما کا ہمیشہ سپورٹ رہا ہے مجھے, اور میں سب سے بڑا تھینک یو ماما کو ہی کروں گی. ارم کے سپروائزر کا کہنا ہے کہ ارم ایک ہونہار لڑکی ہے اور اس پیشے میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی لگن اور محنت سے نہ صرف اپنا بلکہ پوری وادی کشمیر کا بھی نام خوب روشن کر رہی ہیں. کانٹیننٹل میری اسپیشلٹی ہے, اور یہاں پہ حسین شیف نے ہمیں ٹرکش کباب سکھایا ہے, جو کہ ابھی کسی ریسٹورینٹ میں نہیں ہوگا. ٹرکش کباب, ادانا یا کنافہ ہے, کچھ ٹرکش ڈیزرٹس ہے یا عربک ڈیزرٹس ہم بناتے ہیں, وہ اب آتا ہے الحمدللہ حسین شیف نے سکھایا ہے. ہاٹ کچن میں یہ میرے حساب سے پہلی لڑکی ہیں جو ہاٹ کچن میں کام کرتی ہیں, کیونکہ کشمیر میں بہت سارے شیفس ہیں لڑکیاں, مگر وہ میکزیمم بیکری پیسٹری میں کام کرتے ہیں یا کولڈ کچن میں. جو کام کرنے کا طریقہ ہے بہت زبردست لگا مجھے, انہوں نے بہت ہارڈ ورک کیا. جموں کشمیر کی بے روزگاری ختم کرنے کے لیے حکومت تمام تر کوششیں کر رہی ہے. وہیں کابو فیملی جیسے ہوٹل ریسٹورنٹ اگر فریشرز کو کام کرنے کا موقع دیں گے تو نوجوان اپنی قابلیت سے ارم کی طرح کامیابی حاصل کر لیں گے, جس سے قوم کی مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ وادی کی بڑھتی بے روزگاری بھی کم ہوگی. نیوز 18 کے لیے سری نگر سے فضا زینب کی رپورٹ. ضلع میں خصوصی طور پر معذور افراد کی شناخت اور رجسٹریشن کے لیے محکمہ سماجی بہبود نے ایلبکو کے تعاون سے آج ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں اسسمنٹ کم رجسٹریشن کیمپ کا انعقاد کیا. رجسٹریشن کیمپ کا افتتاح ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سعید سہرش اصغر نے کیا. مناسب بات یہ ہے کہ ان کیمپوں میں جن افراد کی شناخت کی گئی ہے انہیں محکمہ سماجی بہبود کی طرف سے مختلف قسم کی امداد مفت فراہم کی جائے گی. اس موقع پر ڈی سی نے کہا کہ ٹنگمرگ, ووڈی پٹن اور سوپور جیسے سب ڈویژن کی سطح پر بھی اس قسم کے کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں. بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں ایلمکو فاؤنڈیشنز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مل کے رجسٹریشن کیمپ ہولڈ کر رہی ہے, اسپیشلی ایبلڈ بچوں, بوڑھوں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے. اس سال بارہمولہ پہلا ڈسٹرکٹ ہے جس میں ہم نے سارے جتنے بھی اسپیشلی ایبلڈ بچے ہیں یا بڑے ہیں ان کو سیچوریٹ کرنا ہے ود اینی ڈیوائسز, چاہے وہ ہیئرنگ ایڈ ہوں, ویژول ایڈز ہوں, چیئرز ہوں, موٹرائز ٹرائیسائیکلس وغیرہ ہوں. ہم پہلے رجسٹر کر کے ان کو انالائز کر رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے کی نیڈس ہیں, اور پھر وہ ود ان 1 منتھ ان تک وہ جو فیسلٹی وہ پہنچے گی فری آف کاسٹ. یہ گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف JNK کی ایک یونیک چیز ہے کہ ہم پورے ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی اسپیشلی ایبلڈ ہیں ان کو سیچوریٹ کر رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. کلگام میں آیوشمان بھارت مہم کے تحت سب سے زیادہ گولڈن کارڈز جاری کرنے والا ضلع بن گیا ہے. گزشتہ دنوں جموں میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین, محکمہ صحت کے افسران کی ستائش کی اور انہیں ایوارڈ سے نوازا. محکمہ صحت کلگام نے آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت ضلع کلگام میں فی کنبے کو زمرے میں لایا ہے. مستحق افراد نے ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اسکیم کو کارآمد قرار دیا. اس موقع پر چیف میڈیکل آفیسر کلگام ڈاکٹر محمد رفیق دھوبی اور اس کی ٹیم موجود رہی.
गोल्डन कार्ड आस बेटियों वनकस आस गरीबन गई वारिया सहूलियत युत जन जमीन तो बचान बल्कि डिस्ट्रिक्ट फायदे तूता बेनिफिट गो अगर रोपये लाख लगन वनकस फ्रीस मज गसान यल अम नुकसान गसान अम सत फायदे योत। गोल्डन कार्ड बने ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात है। इससे गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा आता है जिनको गुंजाइश नहीं होती है कि ट्रीटमेंट करने के लिए, तो इससे बहुत फ़ायदा हमें मिलता है। हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो तकरीबन 90,555 फैमिलीज हैं उनमें एटलीस्ट वन मेंबर को गोल्डन कार्ड पहले ही मिल चुका है। इसके अलावा जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें भी हम पेश रहे हैं और हमने 87% पहले ही क्रॉस किया है। लोगों को फ्री मेडिसिन मिलते हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये हेल्थ फैसिलिटी मिलते हैं, चाहे वो सर्जरी हो या और कुछ हो। आईपीडी फैसिलिटीज हमारे टोटली इसमें फ्री मिलते हैं। तो इसके जरिए से जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो मोर देन 4 करोड़ है डिस्ट्रिक्ट में, जिससे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपडेशन हॉस्पिटलों की होनी है वो हो रही है। रफियाबाद के इलाके बहरामपुरा के लोग NTPHC बहरामपुरा में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों का तकर्रुर करने और अस्पताल को अपग्रेड करने का मुतालबा किया। मकामी अवाम ने तिब्बी सहूलत कम होने की शिकायत की है। उन्होंने सेंटर को अपग्रेडेशन के साथ साथ इजाफी अमला तैनात करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब अवाम को बेहतर सेहत की सहूलियात मैसर हो। हमारी ये डिमांड है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 स्टोरेड बिल्डिंग है, 25 से 30 कनाल ज़मीन है, लैंड है, मेन रोड पे है और इसके जो इर्द गिर्द गाँव हैं कम से कम अगर ये अपग्रेड एज PHC हो जाएगा कम से कम 50,000 लोगों को इस वहाँ पे तबी सहूलियत दस्तियाब हो सकती है। एक मेल डॉक्टर को भेजा जाता तो यहाँ पे पेशेंट्स का फ्लो बढ़ जाता और रेवेन्यू भी बढ़ता इस हॉस्पिटल का। अब 2 फीमेल डॉक्टर्स को रखकर जो लैबस गैनी का या जनरल फिजिशियन हफ्तस सो फैसिलिटी न कहीं अत बस ये नार्मल फर्स्ट एड सह ये 10 to 3 चूँकि बिल्डिंग वनस बनत ये पे सरकार ज्यादा खर्च सोन वनस वन कम चैनल वसादत कि ये गए एटलीस्ट एम्प्लॉइज 4-5 गसान 2-3 फैसिलिटी या ENT बेवान तम एतबार ताकि एरियाज वनस एडजॉइनिंग एरियाज सीरियस कंसर्न। महकमा सेहत की जानिब से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नर्सों और दीगर नीम तिबी अमले के लिए 3 रोज़ा पैलिएटिव पेन मैनेजमेंट के हवाले से तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस वर्कशॉप में मुल्क के अलावा गैर मुल्की माहिरीन ने नर्सों को कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला मरीजों से निपटने के लिए तरबियत दी। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि तरबियती वर्कशॉप का मकसद नर्सों को कैंसर जैसी मुहल्लक बीमारी में दर्द पर काबू पाने के गुर बताए। हेल्थ केयर वर्कर्स को यहाँ ट्रेन करें, अपनी नर्सेस को यहाँ ट्रेन करें। इस हिसाब से भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो क्रॉनिक डिजीज़ है पर्टिकुलरली कैंसर्स, ये इनका नंबर जो है, इनके पेशेंट जो है ये बढ़ते जाते हैं हर रोज़ के साथ, और इन कैंसर पेशेंट्स के साथ इनका कैसे केयर किया जाए। We try to empower the nurses and help teams to be built so that the palliative care can be practiced all over India. To have sustainable palliative care is to really give the nurses the power to do what they know best, to help them out and make a good team. इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आज 17वां यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू ने की, जबकि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉले मेहमान जी वक़ार की हैसियत से शामिल थे। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के इब्तिदा से लेकर आज तक सफ़र के बारे में तफसीली बात की गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर सिद्दीक वाहिद, ADC अवंतीपुरा मोहम्मद जफर शाल और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान और तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यूनिवर्सिटी की वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश ही आज हम
उसको रियलिटी में तब्दील करना चाहते हैं। देखिए, जब आपके पास कुछ हो तब आप दिखाएंगे। सो फाउंडेशन डे का मतलब नहीं है कि हम बैठेंगे तकरीरबाजी करेंगे, नहीं। फाउंडेशन डे का ये मकसद है कि हमने जो पिछले 16 साल यूनिवर्सिटी जो रहे हैं, इन 16 सालों में हमने क्या पाया है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए यूनिवर्सिटी इज़ मेंट फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स। जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकले, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितनी बढ़ गई। मैं अभी, अगर आपने देखा होगा, मैं अभी जब बात कर रहा था ऑडियंस के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, हमारे जो एक वहाँ पे सेकंड रो में बैठे हैं, एक अलुमनी बैठे हैं, हामिद साहब है, तो ही इज़ एन IAS ऑफिसर। सो कहने का मतलब यह है कि दिस यूनिवर्सिटी हैज़ रीच टू दैट लेवल, वी प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफिसर्स both at central level as well as state level, the best engineers, the best entrepreneurs and the best people who can then who have their कदरबल पामपुर में पुलिस ने एक बुजुर्ग शहरी की लाश बरामद की है, जिसकी शनाख्त मोहम्मद सुल्तान कुमार साकिना खानियार श्रीनगर के तौर पर हुई है। लाश को पोस्टमार्टम करके लवाहिकीन को सौंप दी गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आज हमें एक डेड बॉडी मौसूल हुई, जो कि पुलिस स्टेशन पामपुर की तरफ से SDH पामपुर लाई गई है। ये इसका नाम है मोहम्मद सुल्तान, जो कि एक खानियार का रहने वाला है। आज सुबह सवेरे ही वो बाहर यहाँ पामपुर के पास ही पाई गई है, जो कि मेरे हिसाब से जो कि आज हाइपोथर्मिया है, तो उसकी वजह से शायद वो रात भर वहीं पे रहा होगा, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम हमने अभी करवाया है, अभी देखते हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आके क्या वजह है। तो अब हमने वो डेड बॉडी वो पुलिस के साथ जो यहीं पे है वो